मेरे प्यारे साथी कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे। मैं अमरजीत अपने अभ्यासपुर चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आइए हम शुरू करते हैं आज साइंस का प्रैक्टिस सेट हम आप लोगों को देते रहेंगे और बहुत अच्छी तरीके से समझने का हम कोशिश करते हैं इसमें। तो शुरू करने से पहले मैं एक शब्द कहना चाहता हूँ कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समुंदर भी आएगा, थक कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। तो प्यारे मेरे साथी, आप सब मेरे साथ जुड़िए और अच्छे तरीके से हम पढ़ने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। और इस वीडियो को यदि अच्छा लगे तो इसको बहुत ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि सभी दोस्तों को ये वीडियो बहुत ज़्यादा ग्रुप डी में एनटीपीसी में काम दे सके, उनको समझ में आ सके। चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन इसमें है, पहला क्वेश्चन है कि एक अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी के बराबर आयाम, मतलब कि हो गया कि जितना बड़ा पृथ्वी है, जितना साइज इसका आयतन जितना है उतना ही है, और उसके द्रव्यमान का 3 गुना द्रव्यमान है। लेकिन इसका जो द्रव्यमान है वो 3 गुना, आयतन तो लगभग एक ही जैसा, यानी साइज लगभग एक ही जैसा है, पर इसका द्रव्यमान 3 गुना है। एक ग्रह पर जाता है, यदि पृथ्वी पर उसका भार 60 न्यूटन है तो उस ग्रह पर उसका वजन क्या होगा। तो चलिए इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले नंबर तो एक पेज ले लेते हैं और इस पेज पर समझने की कोशिश करते हैं। देखिए होता क्या है कि कोई भी चीज़ का यदि हम वेट निकालते हैं तो वेट बराबर होता क्या है, वेट बराबर होता है एम, स्मॉल एम होता है जिस चीज़ किससे हम तुलना कर रहे हैं उसका, और कैपिटल जी और कैपिटल एम आप बटे में आपको होता है आर स्क्वायर, जो कि उस ग्रह की त्रिज्या। जैसे पृथ्वी की बात करें तो पृथ्वी का ये त्रिज्या हो गया और ये द्रव्यमान हो गया पृथ्वी का। और ये जो कैपिटल जी है, आप लोग कमेंट में बताइएगा कि इस कैपिटल जी का मान कितना होता है। तो सबसे पहले नंबर इस क्वेश्चन का कहने का मतलब क्या था कि ये जी एम बटे आर स्क्वायर जो इतना बड़ा चीज़ है, जी एम बटे आर स्क्वायर, ये तो उस ग्रह में भी उतना ही है। लेकिन जो ये द्रव्यमान है, ये द्रव्यमान जो है यह 3 गुना कर दिया गया। तो मान चलिए कि ये W बराबर जो है 60 दिया हुआ है, और यहाँ W बराबर 60 दिया हुआ है, यानी कि जी एम बटे आर स्क्वायर का जो वैल्यू है वो जी एम बटे आर स्क्वायर का वैल्यू दिया हुआ है आपको पहले से 60। यदि हम इस M कैपिटल जी कैपिटल M बटे आर स्क्वायर, इसके जी एम बटे आर स्क्वायर को वही रहने दें और इस द्रव्यमान को 3 गुना कर दें, अर्थात इसको 3 गुना कर दें, तो इसका कितना हो जाएगा द्रव्यमान नहीं, जबकि इसका भार पूछ रहा था, तो इसका भार यानी कि द्रव्यमान 3 गुना है तो भार कितना हो जाएगा, तो 180 न्यूटन इसका भार हो जाएगा। तो क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा था, क्वेश्चन वही कह रहा था कि यदि इसके द्रव्यमान को 3 गुना कर दिया जाए, यानी m की वैल्यू है 3 कर दिया जाए, तो क्या हो जाएगा, तो 3 गुने 60 हो जाएगा, अर्थात 180 न्यूटन। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आई होप कि ये बहुत अच्छे से समझ आया होगा क्वेश्चन। यदि नहीं आया हो तो कमेंट में आप बताइए, मैं फिर अगले वीडियो में इस प्रकार के क्वेश्चन को मैं फिर से करवाऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगला क्वेश्चन है कि 2 सदिश है, देखिए वेक्टर है, 2 सदिश है जो कि 4i + 7j तथा 2i + 3j जोड़ जाते हैं। इन सदिशों का योग का परिणाम क्या होगा। देखिए इसको जोड़ने का तरीका क्या है, जिस तरह से हम बीजगणितीय योग में जोड़ते हैं ना, उस तरीके से जोड़ना है। सबसे पहले इसको तो हम सूचित कैसे करते हैं, तो ऐसे लिखते हैं ए और यहाँ पर वेक्टर का ना चिन्ह देते हैं, ऊपर ऐसे तीर का निशान बना देते हैं। तो हम कोशिश कर रहे हैं यहाँ पर ऐसे वेक्टर को हम ऐसे लिखते हैं और इसको ऐसे मॉड में बंद कर देते हैं। इसके बराबर में दिया हुआ ये जो दिया हुआ है ये इसके बराबर में, और यहाँ पर वेक्टर बी के बराबर में जो दिया हुआ है वो ये दिया हुआ है। इसको क्या करेंगे, सिंपली हम आपस में जोड़ देंगे, आई वाला को आई के साथ और जे वाले को जे के साथ जोड़ देंगे। यदि हम इस तरह से जोड़ते हैं तो यह जाता है 6i अब प्लस हो जाता है 10j, इस तरीके से हो गया। और ये आया किसके बराबर, तो ये हो गया वेक्टर ए अब प्लस वेक्टर बी के योग के बराबर हो गया, ये हो गया। अब पूछ रहा था इसमें कि इन सदिशों का योग का परिमाण क्या होगा। तो परिमाण निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसको आपस में क्या करते हैं, रूट अंडर, और इसमें आई का स्क्वायर करते हैं और जे का स्क्वायर करते हैं। तो आई तो आया था मेरा 6, तो कर देंगे 6 का स्क्वायर, प्लस जे आया था 10, तो कर देंगे 10 का स्क्वायर, अर्थात ये हो जाएगा रूट अंडर 136। यानी इसका जो आंसर आएगा वह ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। आई होप ये समझ आ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि कारों के ब्रेकिंग पैड में
डैश गुण का उपयोग किया जाता है। तो ब्रेकिंग पैड मतलब जो ब्रेक होता है ना, उसमें ब्रेक में क्या चीज़ का प्रयोग किया जाता है, तो उसमें जब तक घर्षण नहीं रहेगा तो कैसे कम होगा, तो घर्षण का सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। ऐसे तो घर्षण हमेशा ऋणात्मक होता है, पर ये जो है सकारात्मक इसलिए होगा क्योंकि ये हमारे काम को क्या करता है और तेज़ी से बढ़ा देता है, एक काम को आसान कर देता है। इसीलिए यहाँ पर क्या होगा, घर्षण का सकारात्मक प्रभाव माना जाएगा। कार के जो ब्रेक में पेड लगा रहता है वो घर्षण का सकारात्मक प्रभाव उसमें माना जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि 50 kg द्रव्यमान का एक लड़का है और 45 सीढ़ियाँ 10 सेकेंड में चढ़ता है। यदि प्रत्येक सीढ़ी की ऊंचाई दिया हुआ 16 सेंटीमीटर है तो इसकी शक्ति ज्ञात कीजिए। तो आइए हम एक पेज ले लेते हैं और इस पर समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले देखिए इसमें पूछ क्या रहा था, इसमें पूछ रहा था हमको क्या कि शक्ति क्या है, यानी कि पावर क्या है। पावर बराबर जब भी प्रयोग आपको पूछा जाए तो इसमें सबसे पहले आपको ध्यान रखना है, इसमें प्रयोग करना है आपको फॉर्मूला mgh/t, और यह ग्रुप डी में बहुत बार पूछा गया है इस पर क्वेश्चन, इसीलिए आप लोग जरा ध्यान से समझिए। तो देखिए इसमें क्वेश्चन कह रहा था क्या कि इसमें ये फॉर्मूला हो गया कि P बराबर क्या फॉर्मूला यूज करना है, mgh/t, mgh/t। तो इसमें दिया हुआ था कि द्रव्यमान जो था वह 50 kg का था, और इसमें g का जो मान है वह g का मान जो पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण का मान होता है वही लेना है, यानी कि 10 लेना है, और h दिया हुआ था कि 45 सेंटीमीटर, और यह जो है 16 सेंटीमीटर का एक 45 सीढ़ियाँ हैं। तो यह 45 सीढ़ी 16 सेंटीमीटर का, यहाँ तक हम प्रयोग कर दिए, h का प्रयोग हो गया। और t में क्या था, t में करा था 10 सेकेंड लगेगा, 10 सेकेंड लगा। अब देखिए ये जो है ये सेंटीमीटर में दिया हुआ था, तो ये सेंटीमीटर में दिया हुआ था, तो इसको मीटर में बदलने के लिए हमेशा मीटर में बदला जाता है, तो इसमें 100 से हम क्या करेंगे, भाग दे देंगे। अब देखिए क्या होगा, इसको हम 50 से काटते हैं तो 50 दूनी 100, ये 2 से कट गया, और ये 10 से 10 कट गया। यदि हम 2 से इसको काटें तो ये 8 बार में कट जाएगा, और 45 को 8 से गुना करेंगे, तो 45 को 8 से गुना करेंगे तो देखिए कौन सा क्वेश्चन आ जाएगा। 45 से 8 गुना करने के बाद ऑप्शन आ जाएगा आपको 360 वाट, और शक्ति का मतलब क्या होता है, वाट होता है, इसीलिए इसका आंसर सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से क्या गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम से संबंधित नहीं है। अब देखिए गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम यानी कि कैपिटल जी का मान आप लोग कमेंट में बताइएगा कितना होता है, कैपिटल जी का मान। अब उसकी के आधार पर कह रहा है सार्वत्रिक नियम से संबंधित नहीं है। देखिए इसमें सबसे पहला ऑप्शन है कि वह बल जो हमें पृथ्वी से बांधे रखता है, पृथ्वी से बांधे रखता है या सार्वत्रिक, देखिए पृथ्वी से बांधे रखता है या पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही होता होगा। ऐसा तो सार्वत्रिक का मतलब हो गया कि पूरे ब्रह्मांड में जो बल काम कर रहा है, तो पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति, ये पूरे ब्रह्मांड में जो भी गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम होगा उसी पर आधारित होगा। और चंद्रमा पर सूर्य का कारण ज्वार भाटा आता है, ये भी सार्वत्रिक नियम से होगा। और चंद्रमा के चारों ओर पृथ्वी की गति, ये भी सार्वत्रिक नियम, गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम से ही होगा। लेकिन हम लोग जो पृथ्वी हमको खींचे हुए है, यह जो है सार्वत्रिक नियम से नहीं है, क्योंकि यह पृथ्वी का अपना गुरुत्वाकर्षण बल है और उसके अनुसार यह खींचे हुए है। तो सार्वत्रिक यानी कैपिटल जी का जो मान होता है वह कितना होता है, 6.67 गुने 10⁻⁻⁻⁴ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर ये होता है। आप लोग कमेंट में जरा बताइएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सा कथन गलत है, निम्न में से कौन सा कथन गलत है। तो इसमें से देखते हैं कौन सा कथन गलत है। कह रहा है कि वस्तु का भार ध्रुवों पर अधिकतम और विषुवत रेखा पर न्यूनतम। सबसे पहले देखिए ये जो ग्लोब हम लोग देखते हैं तो ये बीच वाला जो होता है इसको कहा जाता है विषुवत रेखा यानी इक्वेटर, और यहाँ पर ऊपर में उत्तरी ध्रुव और नीचे दक्षिणी ध्रुव होता है, इस तरह से गोल रहता है। तो ऊपर की ओर जब भी जाते हैं तो ऊपर की ओर तो गुरुत्वाकर्षण बल इसमें बढ़ जाता है, और नीचे की ओर आते हैं तो भी बढ़ जाता है। और सबसे न्यूनतम जो है वह विषुवत यानी इक्वेटर पर विषुवत रेखा पर सबसे न्यूनतम रहता है। और पृथ्वी के केंद्र में सेंटर की बात करें तो सेंटर पर जो है शून्य होता है। इसमें देखिए ऑप्शन कौन सा मैच करेगा। इसमें कह रहा पहला ऑप्शन कि वस्तु का भार ध्रुव पर अधिकतम और विषुवत रेखा पर न्यूनतम होता है। तो वस्तु ध्रुव पर अधिकतम और विषुवत रेखा पर न्यूनतम, ये तो बिल्कुल सही कह रहा है, लेकिन इसमें गलत चुनना है। कह रहा है वस्तु का भार ध्रुवों पर न्यूनतम विषुवत रेखा पर अधिकतम, जबकि यही गलत है। तो इसका जो आंसर है वह आंसर बी ही हो जाएगा, क्योंकि इसमें गलत ही पूछ रहा था कि कौन सा होगा, तो गलत ये हो गया। उसके बाद देखिए पृथ्वी के केंद्र पर वस्तु का भार शून्य होता है, अभी हमने बताया, बिल्कुल सही है। वस्तु की अधिक ऊंचाई ले जाने पर भार कम होता है, ये भी बिल्कुल सही है। अच्छा भार कम क्यों होता है, आप लोग कमेंट में जरा बताइएगा। ऐसे हम बता दे रहे हैं कि वस्तु के अधिक ऊंचाई पर ले जाने पर भार कम होता है। भार कम होने का कारण क्या है, देखिए W बराबर क्या होता है,
W बराबर होता है mgh। और हम जानते हैं कि जब पृथ्वी से ऊपर कोई भी चीज़ को फेंकते हैं तो g का मान घटता है, और जब सब ये गुना में है तो g का मान घटेगा, तो ऑटोमेटिक है कि भार घटेगा, तो भार घटेगा यानी कि g का मान ऊपर, और घटता g का मान ऊपर जाने पर क्यों घटता है, क्योंकि इसमें जैसे वेग लगातार ऊपर की ओर जाएगा तो वेग हमेशा नेगेटिव होता है, क्योंकि एक समय ऐसा आता है जब ऊपर मैक्सिमम जाने के बाद वेग शून्य हो जाता है। इसीलिए क्या होता है, धीरे धीरे घटते घटते क्या हो जाता है, वेग शून्य हो जाता है, इसीलिए g का मान कम हो जाता है, और g का मान जो ही कम होगा तो mgh ये मल्टीप्लिकेशन में, इसीलिए w भी कम हो जाएगा। आई होप कि ये समझ में आ गया होगा आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्न तापी इंजन यानी कि क्रायोजेनिक इंजन का प्रयोग होता है। देखिए क्रायोजेनिक इंजन का प्रयोग जो है मुख्य रूप से रॉकेट प्रौद्योगिकी में किया जाता है, जैसे इसरो ने ये भी किया था। और इसमें क्या होता है, क्रायोजेनिक जो इंजन होता है, यह क्रायोजेनिक इंजन में बहुत कम ताप पर कोई भी गैस को रखा जाता है। जैसे कि हम लोगों को भारत में देखे थे कि बहुत ज़्यादा लोग जो है कोविड-19 से पॉजिटिव हो गए थे, जिसमें कि क्रायोजेनिक इंजन को लाना आवश्यक हो गया था। उसमें क्या होता है कि एक टैंक रहता है, उस टैंक में गैस रहता है, और वह बहुत लगभग -185 डिग्री सेल्सियस पर उसको रखा जाता है ऑक्सीजन को, ताकि उसको अच्छी तरीके से रह सके, यानी कि बहुत जो ठंडा रखा जा सके। इसीलिए क्रायोजेनिक ये जो है सिंगापुर से लगभग टोटल 24 मंगाना था, जिसमें से 4 गो एयरफोर्स के द्वारा मंगाया जा चुका था, और इस तरीके से और भी आगे क्रायोजेनिक इंजन मंगाना बाकी था। और यह जैसे टाटा ग्रुप को दिया गया था 4 इंजन, जो सिंगापुर से भारत को दिया गया था, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग यहाँ पर कोविड-19 से बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत हो गई थी, और उस ऑक्सीजन को -185 डिग्री सेल्सियस तक इसमें कैपेसिटी था क्रायोजेनिक इंजन में रखने का। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा कि क्रायोजेनिक क्या होता है। अगले जब सेट मैं कराऊंगा तो उसमें क्रायोजेनिक के बारे में और भी अच्छे तरीके से बताऊंगा कैसा होता है, और मैं उसमें आपको क्रायोजेनिक इंजन का फिगर भी बता दूंगा कि इस तरीके से होता है और ऐसा हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सल्फर का परमाणु द्रव्यमान 32 U है, और सल्फर का जो भार है वो दिया हुआ है 16 ग्राम होता है। सल्फर की मात्रा 16 ग्राम मात्रा में मोलों की संख्या कितनी है। देखिए मोलों की संख्या बराबर होता क्या है, मोलों की संख्या बराबर यानी कि मोल बराबर होता है दिया गया द्रव्यमान अब बटे में आप लोग क्या लिख सकिएगा, दिया गया द्रव्यमान बटे आणविक द्रव्यमान। तो आणविक द्रव्यमान इसका दिया हुआ है कितना है, 32 यूनिट है, 32 U है। तो दिया गया द्रव्यमान इसमें 16 है और ये है 32। अगर हम इसको काटेंगे तो यह जाएगा 0.5 मोल हो जाएगा। तो इसीलिए इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, तो इसका आंसर बी हो जाएगा सही। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सहसंयोजक यौगिक के बारे में इसमें से बताना है कि कौन सा सही है। तो सहसंयोजक यौगिक जो है वह जोड़ने वाले परमाणु के इलेक्ट्रॉन की साझेदारी द्वारा बनते हैं, यह सहसंयोजक यौगिक में ही होता है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 1 किलो कैलोरी ऊष्मा का मान क्या होता है। तो 1 किलो कैलोरी ऊष्मा का जो मान है वह कितना होता है, तो वह देखिए इसमें मिस्टेक कर गया है। यह जो होता है या तो 4200 आप जूल बोल सकते हैं, 4200 जूल, या इसको पॉइंट में लिखना हो तो 4.2 × 10⁻³ ये लिख सकते हैं, इतना जूल होता है। तो इसमें से क्वेश्चन मिसप्रिंट हो गया है, यहाँ पर 3 होना चाहिए था 2 के जगह पर। तो इसका आंसर इस तरीके से 4.2 × 10⁻³ जूल होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि गैस के अनुगतिक सिद्धांत के आधार पर निम्नलिखित में से असत्य कथन की पहचान करना है। असत्य कथन की पहचान करना है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि गैसीय। देखिए सबसे पहला ऑप्शन क्या है, गैस अत्यंत सूक्ष्म एवं समरूप गुणों से निर्मित होते हैं, ये तो बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। गैसीय अणु दूसरा नंबर में है, गैसीय अणुओं के मध्य सशक्त आकर्षण बल होते नहीं। हम जानते हैं कि ठोस के बीच में जो 2 कण के बीच में जो बल होता है वह बहुत अधिक होता है, लेकिन इसमें कह रहा है कि गैस के अणुओं के मध्य सशक्त आकर्षण बल होते हैं, ये गलत है, यह सही नहीं है, और हमको असत्य ही कथन पूछ रहा था, इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर जो है वह बी हो जाएगा, इसका आंसर बी हो जाएगा। बाकी देखिए अगला ऑप्शन में सी नंबर में है, संपूर्ण गैस के आयतन की तुलना में गैसीय अणुओं का आयतन नगण्य होता है, बिल्कुल सही बात है। गैसीय अणुओं द्वारा पात्र की आंतरिक सतह यानी दीवारों को टकराने पर दाब उत्पन्न करता है, बिल्कुल सही है, जैसे गुब्बारा में होता है, इस तरीके से होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, आगे क्वेश्चन क्या कर रहा है कि
निम्नलिखित में से कौन सा विलयन का पीएच मान न्यूनतम है। अब देखिए इसमें पीएच मान न्यूनतम पूछ रहा है, तो हमको इसमें पीएच मान के बारे में जानकारी रहनी चाहिए, तभी हम सभी का इसमें से न्यूनतम पता कर सकते हैं। देखिए नींबू का जो है हम इसको कैसे याद रख सकते हैं, एक फनी ट्रिक के द्वारा हम याद रख सकते हैं। जैसे हम लोग बिहार में बहुत ज़्यादा गाना सुनते थे ना, एक नींबू दो चार गो मिर्ची काला चोटी में, तो एक नींबू यानी कि एक नींबू में 2.4 इसमें पीएच होता है, तो इसमें पावर ऑफ हाइड्रोजन। अच्छा, आप लोग कमेंट में बताइएगा कि पीएच स्केल की खोज किसने किया था और कब किया था, ये आप लोग कमेंट कीजिएगा, कमेंट में बताइएगा। और मैं जितने भी क्वेश्चन पूछा हूँ सबका हो सकता है कि उसको कमेंट को पिन करके या फिर जो भी कमेंट करेंगे अच्छी तरीके से, मैं उनका कमेंट को पिन कर दूंगा, सबसे ऊपर दिखेगा उनका कमेंट। तो इसमें कैसे याद रखना है कि एक नींबू और 2-4 गो मिर्ची, मतलब एक नींबू में 2.4 पीएच मान होता है, और तो इसका हो गया 2.4। अब देखिए आगे है शुद्ध जल, शुद्ध जल है तो उसका पीएच मान 7 होगा। और रक्त का जो है, देखिए रक्त का हम इसमें बता रहे हैं, एक इसमें भी फंडी ट्रिक के बाद एक कॉन्सेप्ट के द्वारा बता रहा हूं कि रक्त को कैसे याद रखना है। 3 चीज़ों का लगभग पीएच मान बराबर ही होता है। जैसे कि देखिए कि कोई बच्चा है, वो रो रहा है, उसकी मम्मी क्या की, डांट लगाई। अब जब उसकी मम्मी डांट लगाई तो वो जो बहुत रो रहा था, तो उसके आँख से जो है आंसू टपक रहा था। अब आँख से आंसू टपक रहा था और मुंह से लार भी चू रहा था। तो मुंह से जब लार चू रहा था तो क्या हुआ, उसकी मम्मी आई और मम्मी ने थप्पड़ मारी, इसको थप्पड़ मार दिए। थप्पड़ जो ही मारी तो इसके मुंह से क्या हुआ, ब्लड निकलना शुरू हो गया। अब ब्लड निकलना शुरू हो गया तो क्या हो गया, अब इससे याद रखना है क्या, इसमें जो जितने भी चीज़ हुआ, इसके मुंह से चाहे लार टपक रहा हो या फिर आंसू आ रहा हो या फिर इसके मुंह से जो ब्लड निकल गया, ठोड़ फूट गया, तो इससे क्या हो गया, सभी में 7.4 पीएच ही निकला। इसका मतलब है कि इसमें लार हो चाहे आंसू हो चाहे रक्त हो, इसका पीएच मान कितना होता है, 7.4 होता है। आई होप कि आपको बहुत अच्छे से ये याद रहेगा। तो चलिए इसमें आगे देखते हैं फिर क्या है। इसमें आगे क्या कह रहा था क्वेश्चन में, और आगे था कि रक्त का था। अब हम लोग जान गए कि रक्त का कितना होता है, 7.4 होता है। नींबू का 2.4 था और शुद्ध जल का 7 था। डिटर्जेंट का जितना भी हम लोग सर्फ और साबुन को यूज करते हैं, उसमें 8 से लेकर के 11 पीएच तक इसका मान होता है, यानी कि ये क्षारीय होता है, बहुत ज़्यादा क्षारीय होता है। 8 से लेकर के 11 तक का, कभी कभी तो यह 14 तक भी चला जाता है। और हम लोग जानते हैं कि 0 से लेकर के 14 तक का क्या होता है, पीएच स्केल होता है, जिसमें कि 7 जो है यह बीच में उदासीन होता है, यदि इससे कम है तो अम्लीय है और इससे अधिक है तो क्षारीय होता है, इस तरीके से। चलिए ये क्वेश्चन हो गया, आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन क्या कर रहा था, आगे क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से किसमें सर्वोच्च विशिष्ट ऊष्मा का मान है। देखिए सर्वोच्च विशिष्ट ऊष्मा का मान है, इसमें कांच दिया हुआ है, तांबा है, शीशा है, जल है। हम लोग देखते हैं कि जनरेटर में जल का यूज करते हैं, क्यों करते हैं पता है, इसमें सर्वोच्च विशिष्ट ऊष्मा है। विशिष्ट ऊष्मा के लिए ही हम लोग क्या करते हैं, जल का उसमें उपयोग करते हैं। और ये जल का विशिष्ट ऊष्मा का मान कितना होता है, आप लोग कमेंट में बताइए। ऐसे मैं आपको बता दे रहा हूँ कि इसका जल का जो विशिष्ट ऊष्मा का मान होता है, वो जो हम अभी बताए थे 4.2 जूल, या वो तो हम बताए 4.2 × 10⁻³ जूल होता है, वो कैलोरी ऊष्मा ताप का मान था। ये जो है विशिष्ट ऊष्मा का जल का जो है यह 4.2 जूल होता है। तो दोनों में थोड़ा सा अंतर है, आप लोग देख लीजिए। विशिष्ट ऊष्मा यानी कि जल की विशिष्ट ऊष्मा का मान यदि पूछे तो 4.2 जूल प्रति केजी, और हम कह सकते हैं उसमें कि डिग्री सेल्सियस होता है, 2 जूल प्रति केजी डिग्री सेल्सियस होता है। ये जल का विशिष्ट ऊष्मा का मान है। इसीलिए जल का उपयोग हम लोग कहाँ करते हैं, जनरेटर में करते हैं, ताकि विशिष्ट ऊष्मा अधिक हो और अधिक तेजी से वो बिजली उत्पन्न कर सके, अधिक ऊर्जा दे सके। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है कि भोजन के पाचन की प्रक्रिया के दौरान होने वाली ऊर्जा परिवर्तन कौन सी है। तो जब हम लोग खाना खाते हैं तो वह क्या होता है, वो ग्लूकोज रहता है, वो सब रासायनिक रूप में रहता है, और उससे क्या निकलती है, हम लोग को एनर्जी मिलता है, यानी कि उष्मा निकलती है, और उष्मा निकलती है तो एनर्जी हमको मिलता है, ग्लूकोज बनता है। हम लोग जो भी खाते हैं रासायनिक चीज़ खाते हैं, फूड खाते हैं, और उससे क्या होता है, उष्मा निकलता है और हम लोगों को एनर्जी प्रदान होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर ए हो जाएगा, रासायनिक ऊर्जा से उष्मा ऊर्जा में। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है कि वायु की अधिकतम मात्रा जो अधिकांशतः अंतःश्वसन प्रभाव के बाद निष्कासित की जाती है वह क्या कहलाती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर ए हो जाएगा, इसको अपशिष्ट आयतन कहते हैं। अपशिष्ट आयतन मतलब कि जो भी चीज़ हम
अधिक मात्रा में लेते हैं, अंतः श्वसन मतलब अंदर श्वास में उसको प्रभावित करता है, तो उसको कहलाता है अपशिष्ट आयतन। इसको याद रखिएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या था? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मानव शरीर का पल्स दर की जांच क्यों की जाती है? तो हम लोगों को जो रक्त स्पंदन नापा जाता है वो दिल की फिक्सिंग जांचने के लिए कि दिल कितना तेज धड़क रहा है या क्या है, हार्ट बीट कितना है, इसको मापने के लिए क्या किया जाता है? मानव में पल्स दर की जांच की जाती है, पल्स की। तो इसीलिए नाड़ी की हम लोग नब्ज बोलते हैं उसको देहाती भाषा में, तो उसको जाँच किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। आगे अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है कि होमो सेपियंस के रूप में वर्गीकृत किए जाने वाले प्रारंभिक होमोनिड्स कौन से थे? मतलब सबसे पहले जब होमो सेपियंस मानव का मतलब वर्गीकरण जब कार्लस लिनियस द्वारा किया गया था, सभी जीवों को वर्गीकृत किया गया था, तो उसमें से मानव को होमो सेपियंस नाम दिया गया था। तो इसमें से क्रो-मैग्नन जो था वह क्रो-मैग्नन प्रारंभिक होमोनाइड्स थे। तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि क्रो-मैग्नन। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है कि प्राचीन गणितीय गणना के लिए इस्तेमाल साधन क्या कहलाता है? तो प्राचीन गणितीय गणना के लिए इस्तेमाल साधन को एबेकस कहा जाता है। अब एबेकस आप लोग कमेंट कीजिएगा कि एबेकस का फुल फॉर्म क्या होता है। इसे मैं बता रहा हूँ कि एबेकस जो है इसका फुल फॉर्म होता है एबंडेंट बिट्स एडिशन एंड कैलकुलेटिंग यूनिटरी सिस्टम। फिर से सुनिएगा, एबंडेंट बिट्स एडिशन एंड कैलकुलेटिंग यूनिटरी सिस्टम। इसमें कहा जाता है कि एबेकस का प्रयोग जिस समय हम लोग कंप्यूटर के बारे में नहीं जानते थे, मानव नहीं जानता था कंप्यूटर के बारे में, ये बहुत पुरानी बात है। लगभग ये 2400 यदि हम कहें 3000 से 2400 BC, मतलब ये ईसा पूर्व की बात है। इस समय में ही एबेकस का यूज किया जाता था। और ये था कहाँ? बेबीलोन में। और आप लोग कमेंट में बताइएगा कि बेबीलोन में किसकी मृत्यु हुई थी, वो कौन से महत्वपूर्ण व्यक्ति थे, बहुत जाने माने व्यक्ति थे जिनका बेबीलोन में मृत्यु हो गया था, उसको कमेंट में आप लोग बताइएगा। तो एबेकस जो है 3000 से 2400 ईस्वी पूर्व जो है ये एबेकस का प्रयोग, जिस समय कंप्यूटर नहीं हुआ करता था, कैलकुलेटर नहीं हुआ करता था, उस समय कैलकुलेटिंग का काम इसी एबेकस के द्वारा किया जाता था, जिसका फुल फॉर्म हम बता चुके हैं, एबंडेंट बिट्स एडिशन एंड कैलकुलेटिंग यूनिटरी सिस्टम है। और यह जो है हेरोडोटस ने इसका सबसे पहले प्रमुख जो है लिखित इसका जो है प्रमाण दिया है, व्याख्या किया है। कौन सा? जो कि इतिहास के जनक माना जाता है हेरोडोटस, उसने ही इसका किया है। तो आगे हम बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन हो गया। आगे पूछा गया है कि ICR का नाम क्या है? ICR का नाम होता है इंटेलिजेंट कैरेक्टर रिकॉग्निशन। इंटेलिजेंस कैरेक्टर रिकॉग्निशन इसका सही आंसर है। और इंटेलिजेंस कैरेक्टर रिकॉग्निशन के बाद आगे हम बढ़ते हैं। इसका अगला क्वेश्चन क्या है? अगला कंप्यूटर से ही संबंधित है। इसमें कहता है कि हार्ड कॉपी का तात्पर्य क्या है? जैसे हम लोग कोई चीज़ का कहते हैं ना कि एक हार्ड कॉपी रख लेते हैं, जब भी हम लोग कहीं काउंसलिंग में जाते हैं तो उसमें कहता है कि ये हार्ड कॉपी निकलवा करके लाइए आप, जो आपने फॉर्म को अप्लाई किए थे उस समय जो हार्ड कॉपी दिया गया था। तो इसमें प्रिंटर पर जो आउटपुट होता है इसी को कहा जाता है हार्ड कॉपी। तो आप लोग समझ गए होंगे कि हार्ड कॉपी का मतलब क्या होता है, प्रिंटर पर आउटपुट। तो मैं आशा करता हूं कि आपको ये 20 क्वेश्चन मैं बहुत अच्छे से करवा पाया। यदि इसमें कहीं भी आपको दिक्कत हुआ हो तो आप कमेंट में ज़रूर हमें बताएं, और यदि अच्छा लगा हो तो आपको हमें कहने की ज़रूरत नहीं है, आप अपने मन से इसको शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ, अपने एजुकेशनल ग्रुप में, व्हाट्सएप में, जहाँ भी शेयर करना हो शेयर कर दीजिए। और अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और अपने दोस्तों को भी ज़रूर शेयर कीजिए। आज के वीडियो में इतना ही। फिर मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू, वंदे मातरम।